नाजरीन आदाब, नमस्कार। न्यूज 18 प्रोग्राम सेहत आपकी में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान समीर भट्ट। नाजरीन, जैसा आपको पता है कि सेहत आपकी जो प्रोग्राम है, इसमें हम हर हफ्ते एक नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस डॉक्टर के जरिए हम तरह तरह की जो बीमारियां हैं उनके बारे में वाकफियत हासिल करते हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है उस पर इनसे दरियाफ्त करते हैं। इनसे इनकी जो इन्फॉर्मेशन, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आपके सामने शेयर करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर हर्षदीप जोशी। ये एमबीबीएस है और उन्होंने एमडी किया हुआ है कम्युनिटी मेडिसिन में। बहुत ही रिनाउंड है और बहुत काम कर रही है हर एक शोबे में। इनसे हम आज बात करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में, इसके क्या क्या पहलू हैं। ये आज हमारे साथ आई हैं हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है डॉक्टर साहिबा जी। शुक्रिया। तो हम जानना चाहेंगे, आज कम्युनिटी मेडिसिन में आपने एमडी किया है। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये क्या होता है कम्युनिटी मेडिसिन जो है, कम्युनिटी हेल्थ जो है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और किस पे आप काम करती हैं? ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अभी तक लोगों को रहता है कि क्या है। अब कम्युनिटी मेडिसिन नाम से ही पता चलता है कि वो दवा जो पूरी हमारे कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है। सो बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी कहते हैं। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है, एक फिजिशियन होते हैं, वो काम करते हैं एक पेशेंट के लिए। जैसे एक पेशेंट बीमार हुआ, उनके पास आया, उन्होंने इलाज किया और वो चला गया। हम लोग काम करते हैं, वी वर्क टुवर्ड्स द प्रिवेंशन कि वो बीमारी हो ही ना। कि अगर हाइपरटेंशन मान लीजिए आजकल बढ़ रही है, तो हमारा मकसद रहता है कम्युनिटी मेडिसिन वालों का, वी प्रिवेंट डिजीज। अच्छा, पहले ही प्रिवेंट कि हम पहले ही प्रिवेंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब बीमारी आने से पहले उसको प्रिवेंट। बिल्कुल, जैसे कहते हैं निप द इविल इन द बड, कि वो मतलब आग लगने से पहले उस चिंगारी को ही वहीं हम रोक दें। तो हम उस पे काम करते हैं कि हम इतना अच्छा अपना लोगों को एजुकेशन दें, हेल्थ एजुकेशन दें कि वो खुद अपने हेल्थ की जिम्मेदारी उठा सकें, कि खुद अपने आप को इतना तंदुरुस्त रखें कि बीमारी आए ना। क्योंकि देखिए, जब बीमारी आएगी तो साथ में खर्चा भी आएगा। सो वी वर्क इन दैट डायरेक्शन कि बीमारी आए ना, कि एक प्रिवेंट भी हो जाए लोगों की। वी वर्क ऑन द हेल्थ प्रमोशन ऑल्सो एंड कम्युनिटी वेलनेस, कि सब तंदुरुस्ती रहे। इसका जो पैटर्न है, किस तरह से पैटर्न होता है, इसमें क्या क्या आप चीजों को टच करती हैं? देखिए, जब प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की बात करते हैं, अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, इसमें सोशल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। अब मान लीजिए अगर हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें, तो जैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, अपनी जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो लेंगी, डिलीवरी तक लेंगी। लेकिन उसमें हमें ये भी देखना है कि उस लेडी को अपने घर से कितनी सपोर्ट है, उसको हस्बैंड से कितनी सपोर्ट है, उसको इन लॉ से कितनी सपोर्ट है, क्योंकि उसकी ये चीज मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगी। और जितनी हेल्दी मदर होगी उतना हेल्दी भी होगा। तो इसमें सोशल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। इसमें डाइट का भी रोल रहता है कि हम कितनी अच्छी डाइट खाएं ताकि हमें बीमारियां ना हो। हमारे लाइफस्टाइल कितना एक्टिव है, कि आजकल आपने देखा होगा हम 18 घंटे तो बैठे रहते हैं। ऑलमोस्ट हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, कहीं टाइम नहीं मिल रहा, हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा कि हम उठ के थोड़ी वॉक भी कर सकें। सो दीज आर लिटिल थिंग्स विच वी कैन डू आवरसेल्व्स कि हम टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, जो कि छोटे छोटे। डिजीज पैटर्न क्या होता है इसमें? डिजीज पैटर्न, अब देखिए इंडिया जो है, पहले तो था कि वी आर सफरिंग फ्रॉम ड्यूअल बर्डन ऑफ डिजीज। पहले था कि पहले जमाने में कम्युनिकेबल डिजीज होते थे, जैसे एक दूसरे को हो गए। टीबी बहुत कॉमन था, मीजल्स कॉमन था, मलेरिया कॉमन था, ये चीजें कॉमन थी। फिर क्या हुआ कि जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, कि हमने जंक फूड की तरफ जाना शुरू कर दिया, इजीली अवेलेबल पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, कार्डियक डिजीजेस हो गई, हार्ट अटैक्स हो गए, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, ये सब चीजें और बढ़नी शुरू हो गई। और अब ये हो गया कि जैसे कोविड जैसे और भी नए डिजीजेस जो पहले नहीं सुने थे, तो अब डिजीज पैटर्न ये हो गया इंडिया का कि इंडिया इज फेसिंग ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज। कि अभी कम्युनिकेबल की तरफ सरकार काम कर ही रही थी कि ये सब चीजें रुक जाएं थ्रू इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, तो नॉन कम्युनिकेबल आ गए। उनकी तरफ हमने काम कर ही रहे थे, तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया ने जैसे कैसे कोविड की एक पैंडेमिक को विटनेस किया। एल्डर्स के बारे में क्या ज्यादा आपने देखा है और
उसका रीजन क्या है कि उनको ये जो चीजें हो रही हैं क्यों हो रही हैं? देखिए, एल्डरली सबसे पहले जो हम मेडिकल टर्म में एल्डर्स को कहते हैं, एक जेरियाट्रिक एज ग्रुप, जो कि 65 को क्रॉस कर जाते हैं, दैट पर्सन इज अ जेरियाट्रिक। तो उनके अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि 60-65 इज अ रिटायरमेंट एज। तो तब तक उनके जो फंड्स होते हैं, काफी फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है उतना ठीक नहीं रहता। फिर क्या होता है कि अब जैसे आपने देखा है कि अर्बनाइजेशन का एक पैटर्न चल रहा है कि बच्चे जो हैं वो गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों से और बाहर अब्रॉड जा रहे हैं अपने बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। तो उससे क्या हो रहा है, एक तो उनका फाइनेंशियली दे गेटिंग ड्रेन, दूसरा बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो उनका एक लोनलीनेस का इशू आ रहा है, और अगर उनके इसी बीच में स्पाउस की डेथ हो जाती है तो आइसोलेशन, और इवन मतलब फिर क्योंकि आपकी अपनी बॉडी भी वीक हो रही है, सो देयर आर फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड अदर हेल्थ इश्यूज जो कि एल्डरली में आते हैं, और इवन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आ जाती हैं। आप किस तरह से एल्डर्स को क्या क्या आपके टिप्स रहते हैं कि देखिए, हमारे सबसे पहले रहता है कि हम मिनिमम से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, कि अगर मान लीजिए कि इतने उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो उनको कॉस्ट इफेक्टिव डाइट्स बता सकें। कि नॉर्मल अगर आप सिंपल भी, मुझे लगता है कि हम एक इंडियन मील भी खाएं ना, तो हमारी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम उनके एक बैलेंस डाइट की तरफ काम करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स आने चाहिए, जिससे उनके जो एल्डरली की प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, ये भी कंट्रोल में रहती हैं। एक तो बहुत थोड़ा सा लाइफस्टाइल उनको करना पड़ता है कि एक ब्रिस्क वॉक करें। उससे क्या होता है कि जब वॉक भी हम करते हैं तो हमें सनलाइट मिलती है, उससे विटामिन डी मिलता है, तो वो उनके बोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा कि विटामिन डी से मूड बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ प्रॉब्लम जो आइसोलेशन, लोनलीनेस की, तो बाहर जाएंगे थोड़े फ्रेंड्स बनेंगे, दूसरा वो हो गया। तीसरा ये हो गया कि हम उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम में जाएं, जैसे शाम को होता है, कहीं रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन कर लें, या जैसे हमारे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वहां जाके आपस में इकट्ठे बैठें, पार्क्स में बैठें, या हमें भी ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि हम उनके लिए कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज अच्छी बना सकें, जहां पे हमारे जो बुजुर्ग महफूज महसूस कर सकें अपने आप को, एंड दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स। एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस आती है उसमें। अब हम बच्चों पे आते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करें, आप कश्मीर ज्यादा बात करें तो स्ट्रेस रिलेटेड बहुत इश्यूज आ रहे हैं। लोग, हमने देखा सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं। रीजन क्या है और किस तरह से आप जब बात करते, क्यों आपको लगता है क्या वजूहत है मेनली जिससे कि ये सुसाइड्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्या आपको लगता है मोटे मोटे रीजन है खासकर जम्मू कश्मीर में जो बच्चों में? जी, देखिए, जो हमारे बच्चे हैं ना, ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा उनका जो मेंटल टर्मोइल है, बहुत ज्यादा उससे गुजर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब पेरेंट्स जो है अपने काम पे भी जाते हैं, और जो एक मेन फैक्टर आ जाता है, एक कॉम्पिटिटिव ड्राइव आ गई है बच्चों में आपस में भी, कि हमें नीट का प्रेशर रहता है, और एग्जामिनेशन, एक फैक्टर तो एग्जाम्स का रहेगा कि एकेडमिक प्रेशर रहता ही रहता है। एक और प्रेशर हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर होता है, पीयर होते हैं जो हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि देखा देखी बहुत कॉपी करते हैं, और उससे उनको कॉम्प्लेक्सेस आने शुरू हो जाते हैं। कि मान लीजिए उन्होंने देखा कि उसके पास इतना महंगा फोन है और मेरे पास नहीं है, वो एक रीजन बन जाता है। और मान लीजिए पेरेंट्स अगर नहीं अफोर्ड कर पाते तो द चाइल्ड इज प्रोन टू गेट इंडल्ज इनटू सम इलीगल एक्टिविटीज। फिर है कि बच्चों में आइसोलेशन बहुत ज्यादा आ रही है। एक रीजन ये भी है कि बिकॉज दे आर टू मच इनटू सोशल मीडिया। अब वो सोशल मीडिया का क्या होता है कि रात को देर देर तक जाग के देखते हैं, उससे उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। तो यू मीन कि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मेन, इट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, बिकॉज वहां पे वो अपना जो है ना फ्रेंडशिप्स ढूंढते हैं। बेसिकली देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू अ ह्यूमन बीइंग। अगर मैं हूं या आप आपस में बात कर रहे हैं, इस आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है। कि अगर मैं सोचूं कि मुझे सेम एक, अब देखिए, अब हम बीमारी का इलाज कराने एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि हम सोशल मीडिया पे अपने उसका इलाज देखते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग कि जो बात वो अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते, किसी से नहीं कर पाते, उनको लगता है कि हम सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स बना लेंगे, एंड फाइनली दे लैंड अप इन रॉन्ग चॉइसेस, which is another reason for depression, anxiety and isolation. So there are multiple factors कि एक उनकी डिस्टर्ब स्लीप होना, ईटिंग पैटर्न्स खराब होना,
पीयर प्रेशर है, उनको एकेडमिक प्रेशर है, उनको लगता है कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे हैं। एंड देयर आर वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो मैंने ढूंढा है कि उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत है। इस पर मैं बात करूंगा। ये इम्पोर्टेंट है कि रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम्स हैं या जो पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, इस पर किस तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी, इस चीज को हम उससे बाहर निकल सकते हैं, उस पर क्या आप राय देंगी, इस पर हम बात करेंगे। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। खैर मकदम है। हमारे साथ डॉक्टर हर्षदीप जोशी हैं। बहुत अच्छी बात हो रही है इनके साथ कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, सोशल जो मेडिसिन है, कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह से इस चीज को, सुसाइड है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, आइसोलेशन है, इस चीज को किस तरह से, और पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, पेरेंट्स के कई बार मुझे भी कॉल्स आते हैं जब मैं अपना जो शो करती हूँ आपकी खातिर, जो एक कम्युनिटी वेलनेस शो है, कि जी हमारा बच्चा टू मच इंडल्जेंस, एक्सेसिव इंडल्जेंस इनटू मोबाइल है। अब एक चीज आप देखें कि जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स को होता है, वर्किंग पेरेंट्स, घर आके उनको अपना अपना टाइम चाहिए होता है। वो जब एक ग्रोइंग अप बच्चे को शुरू से ही मोबाइल पकड़ा रहे हैं, उसके बाद उस बच्चे को उसकी आदत होगी, एंड नाउ दे आर सडनली सेइंग कि वो बच्चा उसको छोड़ दे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि वो बच्चा एकदम छोड़ देगा, क्योंकि आपने उसको छोटे होते तो वो एक चीज थमा दी, यानी सो ही और शी सो यूज्ड टू दैट गैजेट। अब दूसरी ये चीज आती है कि जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एक्सेसिव सोशल मीडिया इज बिकमिंग अ मेनेस, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, बच्चों को ना एक फील गुड फैक्टर आता है, ब्लॉगिंग, रीब्लॉगिंग से वो अपने ब्लॉग्स देखते हैं, अपने चेक करते हैं कि हमारे कितने लाइक्स आए, तो उससे ना उनको दे गेट दैट फील गुड फैक्टर, तो वो बार बार उसी चीज को करते रहते हैं। एंड स्पेशली जो स्टडीज ने देखा है यूएस में, दैट गर्ल्स आर इंडल्जिंग इनटू दिस सोशल मीडिया मोर देन बॉयज, क्योंकि बॉयज तो फिर भी बाहर चले जाते हैं, और हमारा कल्चर भी ऐसा है, बॉयज पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रात को चाहे 12 बजे तक आए, 1 बजे तक आए, तो उनमें भी वो लोनलीनेस आती है। एंड फाइनली व्हेन दे आर इनटू सोशल मीडिया दे मेक रॉन्ग चॉइसेस, कई बार एक गलत रिलेशनशिप चॉइस बन जाती है, विच बिकम्स अनदर फैक्टर फॉर एंजाइटी। तो आप इनको क्या, जैसे आप अपने लेक्चर्स के जरिए या इंटरेक्शन के जरिए किस तरह से क्या क्या बात करती हैं पेरेंट्स को, किस तरह से समझाती हैं? मैं अभी तक तो मेरी जो बात यंगस्टर से होती है, मैं उनको सबसे पहले कहती हूँ दैट यू बिल्ड अप ऑन योर सेल्फ, कि अगर आपकी खुद की फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपको कोई और नहीं हिला सकता। बेसिकली हमें क्या, हम किस लिए जी रहे हैं, एक सेल्फ एस्टीम के लिए, तो हमारी एक सेल्फ एस्टीम को बूस्ट मिलता है। सो आई टेल देम दैट इंडल्ज इनटू स्मॉल एक्टिविटीज। एक और इशू है, वो है जो डोमेस्टिक वायलेंस का, ये बहुत इसका भी चलन बढ़ा है। आप जब आप फाइंड करती हैं, आप रिसर्च करती हैं, सर्वेज करती हैं, तो क्या पाती हैं, आपको क्या रीजंस रहते हैं ज्यादातर इसमें, और किस तरह से इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है? जो डोमेस्टिक वायलेंस का, क्या सिर्फ लॉज ही इसमें काफी है या आपको लगता है कि कुछ और? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, कि सिर्फ एक हाथ उठाना या थप्पड़ मारना ही वायलेंस है? दैट इज नॉट एग्जैक्टली डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें बहुत एस्पेक्ट्स और आते हैं कि एक लेडी को फाइनेंशियली सिक्योर ना करना, उसको इमोशनली टॉर्चर करना, या उसकी सेल्फ एस्टीम को हिट करना, या उसको ह्यूमिलेट करना, या उसको फॉर नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड उसके भी उसको ताने देना, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। तो सिर्फ एक थप्पड़ मारना ही वायलेंस नहीं होता, ये कई एस्पेक्ट्स होते हैं। और अभी तक कई लेडीज हैं जो साइलेंट सफरर्स हैं, क्योंकि जो मैंने देखिए विमेन की प्रॉब्लम है, जो हमारी फीमेल्स की प्रॉब्लम है, दे स्टार्ट फ्रॉम वूम टू टूम, कि जीने से लेकर मरने तक होती हैं। जब पहले हमारा था, अब तो फेवरेबल हो चुका है इंडिया में सेक्स रेशो, जो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पहले ये भी हमारा कम था, कि हमारा फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा था, कि आपको तो पता ही होगा हमारे कल्चर में कि कई बार बच्चों को पैदा होने से पहले मार देते थे। तो इस करके हमारे फिर कई लॉज आने शुरू हो गए, जैसे PCPNDT एक्ट आया, जहाँ पे सेक्स सिलेक्शन प्रोहिबिट किया गया। फिर और ज्यादा एज द चाइल्ड ग्रोज अप, एज द गर्ल चाइल्ड ग्रोज अप, फिर कई बार होता है कि वो भी एक तरह का वायलेंस ही होता है कि भाई को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती, चाहे वो खाने में हो, पढ़ने में हो, या खेलने में हो। वहां पे भी इवन दैट इज अ काइंड ऑफ अ वायलेंस ओनली, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। कई बार बच्चियों को कम खाना दिया जाता है। एजुकेशन हमारे पास एक बहुत बड़ा वेपन, हथियार है इसको कंट्रोल करने का, और खाली हमें यंग लड़कियों को एजुकेट नहीं करना, जो एक सोच है उसको चेंज
है और वो सोच हमारे जो एल्डर जनरेशन है, बेसिकली हमें एजुकेट करना है कि अगर आप किसी की बेटी ला रहे हो, सो बेसिकली दैट फैमिली नीड्स टू बी एजुकेटेड कि उसको रखना कैसे है। हम एक 20 साल की लड़की से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक 50 साल की औरत की। आर वी रीजनेबल इनफ? आपको लगता है कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है इन जम्मू कश्मीर में या इंडिया में, उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है? और आपको क्या लगता है कि किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली आई है, क्योंकि हमने अगर हम गांव के लेवल से ही देखें तो हमने अपने आशा वर्कर्स को, जो हमारी जो पहले दाइज कहते थे, उनको इतना एम्पावर कर दिया, उनको एजुकेट कर दिया, उनको हमने स्किल्स सिखा दिए। ये इम्प्रूवमेंट इसलिए भी आई है क्योंकि जो लोग हैं, जैसे जो एक गांव के लोग हैं, वो अभी भी एक दाई से डिलीवरी करवाना प्रेफर करेंगे क्योंकि उनका कल्चर उससे ज्यादा क्लोज है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चीज को देखते हुए उन मिडवाइफ्स को ज्यादा एजुकेट करना शुरू कर दिया ताकि वो एक हाइजीन और सैनिटाइज तरीके से वो डिलीवरी करें। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट इज देयर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आए हैं विच आर क्लोज टू पीपल्स होम, और हमारे एडोलेसेंट्स के लिए, जो यंगस्टर्स के लिए इतनी स्कीम्स, इतने प्रोग्राम्स आए हैं। इवन जो हमारा सेक्स रेशो अब इम्प्रूव हुआ है, हमारे जो अब नंबर ऑफ फीमेल्स they have increased, जो हमारा sex ratio होता है, number of females per 1000 males, that has become more favorable, which is a good sign. That means कि हम we are working towards the health of the female child. सुकन्या समृद्धि योजना है, मतलब पेरेंट्स को इंसेंटिव मिल रहा है कि आप फीमेल चाइल्ड को बर्थ दे। सो देयर आर मेनी गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग which need to be encouraged and you know channelized in a good way. कहीं आपको आशा की किरण दिख रही है या लोगों में जागरूकता आ रही है? एज ए पेरेंट को समझ आ रहा है कि मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाइल्ड को समझ आता है कि आपको लगता है कि कुछ चीजें नेगेटिव की तरफ जा रही हैं? नहीं, अगर मैं मतलब सही मायनों में इस चीज में करूँ, जो मुझे फीडबैक मिलता है व्हेन आई टॉक टू पीपल, स्पेशली यंगस्टर्स में, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, लोनलीनेस, कईयों को तो पता ही नहीं होता कि हमें डिप्रेशन है, या हमें एंजाइटी है, या हमें स्ट्रेस है, क्योंकि तीनों के अलग अलग साइंस होते हैं। डिप्रेशन के अलग सिम्टम्स होते हैं, एंजाइटी के अलग होते हैं, और फिर एक सिर्फ बात करने की बात है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे हम किचन में एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं तो हम वो सारा धुआं बाहर निकल जाता है, अगर हम वो नहीं बाहर निकालें तो चोकिंग हो जाती है। तो सिमिलरली कई बार बच्चों को सिर्फ एक बात करने की जरूरत होती है, एक बात करके उनको रिलीफ मिल जाता है, जो कि उनके पेरेंट्स भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम सिचुएशन देखें तो इतनी कॉम्पिटिटिव ड्राइव हो चुकी है कि पेरेंट्स के अपने हेल्थ इश्यूज हैं आजकल। लोगों को इवन जो छोटे बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी इतनी आ रही है, जो वर्किंग लोग हैं उनमें ओबेसिटी की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, कार्डियक प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आ रही हैं कि वो अपने हेल्थ इश्यूज देखें, अपने बच्चों को देखें। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो ये जो डिजीज पैटर्न है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, ये बढ़ता जा रहा है, और इसमें हमें बहुत ज्यादा एक हेल्थ एजुकेशन को पेनिट्रेट करने की जरूरत है ताकि लोग अपना ख्याल तो रखना शुरू कर दें, सो दैट वी एम्पावर पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। अपने ही बच्चों से जितना इंटरेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के, इतना टैलेंट भरा पड़ा है, इतना टैलेंट भरा पड़ा है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चे किस किस तरह के, चाहे वो सिंगिंग हो या चाहे वो इनोवेशंस हो। अभी हम लोग ऑफ लेट इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ही जब हम लोगों ने एक किया था अपना प्रोग्राम, उन लोगों ने आर्टिफिशियल वेंटिलेटर बना दिया रूदार करके ड्यूरिंग कोविड टाइम, जब वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हुई। तो ये सब हमारे बच्चे ही तो कर रहे हैं, सो दे कैन टैप ऑन देयर टैलेंट्स। और मैंने पहले भी कहा कि ये सारा जो खेल है हमारी सेल्फ एस्टीम का होता है। जब हमें लगता है कि हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है तो हमें खुशी मिलती है, एंड वी कम आउट टू बी अ स्ट्रांग पर्सन। मैं जब कई डॉक्टरों से मिलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से भी मिलता हूँ, तो हम क्या देखते हैं कि जो ड्रग्स का चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब आप लोगों से मिलते हैं, क्या आप फाइंड करते हैं कि ड्रग्स का चलन इतना बढ़ा क्यों है? एक तो ठीक है कि पाकिस्तान की तरफ से जो उनका जो नार्को टेररिज्म के थ्रू होता है, लोगों में क्यों ये चलन बढ़ा है? नौजवानों में क्या लगता है, रीजंस क्या है? देखिए, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द रीजंस, एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, मैंने जो कहा कि इनको आइसोलेशन लगती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। अब क्या होता है जब ये सब चीज़ें होती हैं, तो अब आप देखो बॉडी में भी जब हमें पेन होती है तो हमें क्या क्विक सोल्यूशन चाहिए होता है कि हमें बस इस दर्द से निजात चाहिए, दर्द से निजात चाहिए। तो ये भी मेंटल इलनेसेस ऐसी होती हैं कि इनमें इंसान को लगता है कि बस मुझे इस चीज़ से निजात चाहिए, एंड ड्रग्स आर द इजीएस्ट अवेलेबल सोल्यूशन।
जो बेचने वाले उनको तो प्रॉफिट है ही, बट जो लेने वाले उनको लगता है बिकॉज दे मेक यू हाई क्विकली, सो फॉर देम दैट्स द इजीएस्ट अवेलेबल सोल्यूशन कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए हमें वो फील गुड फैक्टर तो मिल रहा है, एटलीस्ट इट्स मेकिंग अस हाई, एटलीस्ट हमें वो एक एस्केपिज्म है बेसिकली, वो आप कहें कि रियल सोल्यूशन है। क्योंकि उसके फिर फाइनली क्या होता है कि वो बच्चे को फिर आप ड्रग डी एडिक्शन में डालेंगे, उसके अपने रिलैप्सेस होते हैं, वो बच्चा वो सेशंस लेता है नहीं लेता, ऊपर से हमारे यहाँ पे उतने मतलब सेंटर्स की भी शॉर्टेज आ जाती है। नो मैटर कितना हमारा अच्छा स्टाफ है, नो मैटर हम कितना अच्छा चाहें करना, बट हम फिर भी सब तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हम इस प्रोग्राम के लास्ट आयाम में हैं, आपकी तरफ से लोगों को क्या मैसेज है, किस तरह से एक खूबसूरत सोसाइटी का निर्माण हो सकता है? अगर हम 5 टिप्स आपसे लें, क्या टिप्स रहेंगे? 5 टिप्स जिससे माशरा खूबसूरत रहे। देखिए, जैसे माशरे में हम रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसको खूबसूरत बनाएं, और वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले हमें खुद से शुरू करना चाहिए। सारा खेल माइंड का है कि जितना हम अपने माइंड को खुद हेल्दी रखें, हम कहें कि ये डॉक्टर हमें ठीक कर दे या वो ठीक कर दे, फाइनली वन हैज़ टू बिकम सेल्फ रिलायंट, कि आप अपने लिए एक सबसे पहले तो एक हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, एक बहुत अच्छी आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्योंकि डाइट का भी मेंटल इलनेसेस से रोल रहा है कि आप जितना जंक खाएंगे उतना आपका मोटापा बढ़ेगा, और अगर मोटापा बढ़ेगा वो एक और कॉज है डिप्रेशन का। तो सेकेंड थिंग इज कि थोड़ा सा चाहे 15 मिनट ही दिन में अपने लिए निकालें, उठें, थोड़ा बाहर जाएं, नेचर में जाएं, बिकॉज जब आप नेचर की तरफ देखते हैं तो आप ऊपर वाले की बनाई हुई खूबसूरती भी देखते हैं, देन यू फील दैट यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर। तीसरी चीज़ कि पानी खूब पिएं। पानी पीने से क्या होता है कि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स ऑटोमेटिकली फ्लश आउट होने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स जिनको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए। एंड फोर्थ थिंग इज कि चाहे एक मील, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, एक मील इकट्ठे खाना शुरू कर दें, उससे क्या होगा, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे और आप लोगों को एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन वापस रिस्टोर होगी। और पांचवी चीज़, अपने बुजुर्गों को अकेला मत छोड़ें, उनका एक्सपीरियंस आज की प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प कर सकता है। इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट है, आपने जो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में, इस पे क्या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत? जी बिल्कुल, अगर आप देखें जैसे मेरी जनरेशन में हम लोग बड़े हुए हैं नानी दादी की कहानियां सुन के, तो अब अगर मैं कई बार जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के भी जो पेपर्स करेक्ट करती हूँ, मुझे हंसी आती है उनके स्पेलिंग्स पढ़ के, बिकॉज अब वो आर्ट ऑफ रीडिंग राइटिंग खत्म हो चुका है। हमें होता था कि हमें कुछ अपनी रिलीजियस किताबें नानी दादियाँ पढ़ाती थी, लेके जाती थी साथ में गुरुद्वारे में या मंदिर में। सो दोज थिंग्स दे नीड टू बी, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, हम जितना उनको रिवाइव करेंगे ना, आई थिंक वी कैन बीट आवर स्ट्रेस। मैं अपने यंगस्टर्स को यही कहना चाहूंगी कि अपने बुजुर्गों को मत छोड़े, उनके एक्सपीरियंस से आज की आप अपनी डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेक्शन इज मस्ट, दैट विल, उससे क्या होगा, एक गैप ब्रिज होगा, और दूसरा क्या होगा कि उनके एक्सपीरियंस से आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और एक हमारे जो एक ट्रेडिशंस कहीं खो रहे हैं, हमारा कल्चर कहीं खो रहा है, वो वापस आ जाएगा। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने कम्युनिटी हेल्थ के बारे में और उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, स्ट्रेस जो यंगस्टर्स में है, एल्डर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और ओवरऑल कम्युनिटी को किस तरह हम खूबसूरत बना सकते हैं, इस पर आपने बहुत अच्छी बातें की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर हर्षदीप जोशी, जिन्होंने आज कम्युनिटी हेल्थ के बारे में हमसे बात की, और किस तरह से कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन जो सोशल मेडिसिन है, इस पे जितनी भी एस्पेक्ट है उस पर उन्होंने बहुत अच्छी राय दी। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो लोग ये देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन, हमारे दर्शक, वो इस चीज को फॉलो करेंगे। जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स चाइल्ड, वो ज्यादा बढ़ेगा, और जो सुसाइड के केसेस, जो डिप्रेशन, आइसोलेशन और बाकी प्रॉब्लम्स हैं, इविल्स हैं, उससे हम निजात हासिल करेंगे। फिलहाल सेहत आपकी प्रोग्राम में बस इतना ही। नए हफ्ते किसी नए डॉक्टर से आपकी करवाएंगे मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। आदाब, नमस्कार। 26 states, 1200 plus reporters.